हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर। तो आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ, ल्यूसेंट्स जनरल साइंस सीरीज़, जिसमें मैं आपको जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और उनके पूछे जाने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है। चाहे वो एग्ज़ाम सीडीएस का हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो टीएपीआईबी हो, एसएससी हो या रेलवे हो, सभी एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, जितने भी अदर टॉपिक्स होते हैं उनके साथ साथ जनरल साइंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो आज मैं आपको ल्यूसेंट जनरल साइंस के, जो कि ल्यूसेंट के क्वेश्चंस होंगे, उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको 30 या 40 क्वेश्चंस कराऊंगा, पर विद कॉन्सेप्ट कराऊंगा। ओके, हर क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए, उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके पास आए एग्ज़ाम में, तो आप उसको भी फेस कर पाओ। ओके, तो हम हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और आज हम 30 से 40 क्वेश्चंस देखेंगे। तो हर लेक्चर में लगभग इतने ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि ल्यूसेंट की जितनी भी जनरल साइंस के क्वेश्चन से मैं आपको करा सकूं और उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, जो कि मैंने टीएपीआईबी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, जो टेरिटोरियल आर्मी पीआईबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल साइंस का ही टॉपिक था वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने जनरल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर को आप पूरा कंप्लीट देखिए और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में है। निम्नलिखित में से पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक इज़ अ यूनिट ऑफ। तो पार्सेक किसकी यूनिट है आपको बताना है। देखिए, पार्सेक जो होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। किसकी होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है, दूरी की यूनिट होती है। क्योंकि जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं उसमें पार्सेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ की जाती है। ओके, तो होता क्या है पार्सेक में? एक्चुअली दो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, दो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनकी बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनकी बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम पार्सेक यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पार्सेक एक्चुअली पैरालैक्स एंगल पर बेस है। ठीक है, अगर आप किसी स्टार की पोजीशन किसी 2 पॉइंट से देखते हो, ठीक है, कोई भी स्टार है जिसकी पोजीशन आप 2 पॉइंट से देख रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो यहाँ से दोनों पोजीशन से स्टार को देखने पर एक एंगल बनता है, उसे पैरालैक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, अगर हम किन्हीं दो ऑब्जर्वेशन से एक स्टार को, जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है अर्थ से, उसको अगर अपन देखते हैं तो दो ऑब्जर्वेशंस के बीच का जो एंगल होता है वो पैरालैक्स एंगल होता है, थीटा। ठीक है, उसे पैरालैक्स एंगल कहते हैं। अगर ये थीटा 1 आर्क सेकेंड का हो जाए, कितने का हो जाए? 1 आर्क सेकेंड का, 1 आर्क सेकेंड का। ठीक है, अगर ये थीटा 1 आर्क सेकेंड का हो जाता है तो वो डिस्टेंस 1 पार्सेक कहलाती है। वो डिस्टेंस क्या कहलाती है? 1 पार्सेक कहलाती है। तो पार्सेक जो होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, पार्सेक किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, व्हेन पैरालैक्स एंगल बिकम्स 1 आर्क सेकेंड देन द डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। और यहाँ पर एक पार्सेक में आपको याद रखना है, एक पार्सेक जो होता है आपका वो 3.26 लाइट ईयर्स का होता है। प्रकाश वर्ष जो होती है ना, लाइट ईयर, ये भी क्या होती है? आपकी यूनिट होती है डिस्टेंस को मेज़र करने की। 3.26 LY मतलब लाइट ईयर्स। ठीक है, तो एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। ठीक है, लाइट ईयर और पार्सेक दोनों ही डिस्टेंस की यूनिट्स हैं आपकी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है? तो देखिए, सबको ये पता है, एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा जो होती है I इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन में T। ठीक है, एक सेकंड में कितने चार्जेस पास आउट हुए हैं, 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस पास होते हैं, उसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर किसके बराबर होता है? कूलम्ब पर सेकेंड के। ठीक है, कूलम्ब पर सेकेंड के। ठीक है, I इज इक्वल्स टू, आपको याद रखना है, Q/T इसका फॉर्मूला है। यूनिट है कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड को कहते हैं एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसकी PDF फाइल मैं आपको दे दूंगा और उसमें आंसर भी मार्क होंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आप इसकी PDF पूरी निकाल सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको और क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? देखिए, वेक्टर क्वांटिटी बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वेक्टर? तो कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती हैं, वैसे तो 3 टाइप्स की होती हैं, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे बल है, फोर्स है, आपका वेलोसिटी है यानी कि वेग है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है। ठीक है, और इस स्केलर क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, ठीक है, हीट हो गई आपकी, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये आपकी डायरेक्शन की इनमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर मास है, देखो मास वेक्टर हो नहीं सकता, टाइम वेक्टर हो नहीं सकता, टेम्परेचर वेक्टर हो नहीं सकता क्योंकि इनमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बचा कौन है? बल, आघूर्ण, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क जो होता है वो आपका होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, टॉर्क क्या है आपका? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, और आर और एफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। दो कपल ऑफ फोर्सेस, अगर एक कपल ऑफ फोर्स अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में एक्ट करता है, यानी कि एक मान लो बीम है, उस बीम में एक फोर्स नीचे लग रहा है और एक फोर्स ऊपर लग रहा है और दोनों की फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस आर है, तो उस पर टॉर्क क्रिएट होगा जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करने लगेगा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। इसे हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। कितनी होती है? न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टॉर्क यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का ये आपको कह रहा है ऑब्जेक्ट विच इज़ फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट विच इज़ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, मोशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट। देखो, फोर्स कांस्टेंट रहता नहीं है, फोर्स चेंज होता रहता है, मोशन भी चेंज होती रहती है, वेलोसिटी भी। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहता है, पर एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। ध्यान रखना, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है वो अर्थ में होता है 9.8। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है जी की यूनिट अर्थ में। तो अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं से भी गिरता है तो पूरी मोशन के दौरान उसका जी कांस्टेंट रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। त्वरण समान रहता है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उस पर जी की जो वैल्यू होती है, जी इज इक्वल्स टू, आपको पता होगा, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर होता है। जी एम अपॉन में क्या होता है? आर स्क्वायर के बराबर होता है। और इसका एक और वैल्यू आपको याद रखनी है, जो जी होता है वो एफ अपॉन में एम होता है। फोर्स में किसका डिवाइड करते हैं? मास का डिवाइड कर देते हैं, तो जी की वैल्यू आती है। ठीक है, और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है न्यूटन की लॉ से, जी एम एम बाई आर स्क्वायर होता है, तो एक और जी का फॉर्मूला आ जाता है जी एम अपॉन में। जी यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी। ठीक है, और स्मॉल जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ओके, आर डिस्टेंस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक, यूनिट ऑफ इफ नहीं है, ध्यान रखना यूनिट ऑफ है, यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस होता क्या है? यंग्स मॉड्यूलस जो होती है आपकी, ठीक है, इट इज़ मॉड्यूलस, MDULUS, मॉड्यूलस, नॉट LOUS, मॉड्यूलस LUS होता है, तो करेक्ट कर लेना। एंड दिस द इफ नहीं, दिस इज ऑफ। ठीक है, इतना तो पता ही होता ही है। ठीक है, तो यंग मॉड्यूलस होती क्या है? यंग मॉड्यूलस एक्चुअली यूनिट है, एक कांस्टेंट है। ये क्या है? एक कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल सिग्मा जो होता है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, सिग्मा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सिग्मा यानी स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई जो स्ट्रेस है आपका और स्ट्रेन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन है, उसका रेशो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, इसका रेशो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। तो अगर स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल है और स्ट्रेन भी लॉन्गिट्यूडिनल है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति,
के अनुपात को हम यंग प्रत्यास्थता कहते हैं, यानी यंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो है आपका वो कौन आ जाता है, y आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर सिग्मा और ई का जो रेशो है, सिग्मा आपका स्ट्रेस होता है, ई आपका स्ट्रेन होता है। यहाँ पर सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस है और ई जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेन है। तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में टेंसाइल स्ट्रेन आपका वाई कहलाता है, जो कि यंग्स मॉड्यूलस होता है, ठीक है। तो सिग्मा जो टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है और विकृति की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनती है, जिसे पास्कल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पास्कल कहा जाता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा यूनिट पूछी तो वैसे पास्कल लिखना चाहिए था, पर एक पास्कल किसके बराबर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो होता है आपका संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर काम करता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम आपका होता है mu, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको बताता है कि बिफोर मोमेंटम एंड आफ्टर मोमेंटम सेम रहते हैं। किसी भी इंसिडेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका पहले वाला मोमेंटम और आखिरी वाला मोमेंटम, लास्ट मोमेंटम, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसका जो फाइनल मोमेंटम बनेगा और बिफोर मोमेंटम जो था वो सेम होंगे, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो रॉकेट का भी यही केस है। इसको कभी और अच्छी तरह डिटेल में आपको समझाऊंगा। रॉकेट जब ऊपर चलता है तो गैसेस को नीचे छोड़ता है और खुद का जब मास होता है वो ऊपर जाता है। तो इस पूरे केस में जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो कंजर्व्ड रहता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो तथा चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। देखिए चंद्रमा पर, मून पर आपको इसका वेट निकालना है, मास निकालना है, या सॉरी यहाँ पर वेट पूछा है, वेट निकालना है आपको, ठीक है। तो व्हेन मास ऑन मून विल बी, तो मास नहीं है यहाँ पर, भार है, जो इंग्लिश में लिखा है उसको मास की जगह आप वेट कर लीजिएगा। मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है, ठीक है। वेट जो होता है आपका है फोर्स होता है। वेट क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको अपन एम ए लिखते हैं, एम ए या एम जी, सॉरी एम जी लिखा जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना। तो वेट आपका एम जी होता है, वेयर एम इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर पृथ्वी पर किसी आदमी का मास 50 kg का है तो उस पर 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है, ठीक है। तो भार जो होगा वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो उस पर 500 न्यूटन मास का वेट बनेगा, यानी 50 kg वेट ऑफ 50 kg मास, जो कि 500 न्यूटन के बराबर होता है। तो वेट उसका 500 न्यूटन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, देखिए अगर 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर देखो, चंद्रमा पर जो फोर्स होता है ना, फोर्स ऑन मून जो होता है वो अर्थ के फोर्स का 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना उस पर, तो अर्थ पर 600 है तो चांद पर 6 का डिवाइड कर लो तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अर्थ पर ग्रेविटी मून की ग्रेविटी की 6 टाइम्स होती है, यानी कि मून पर ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 रह जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अर्थ में 60 kg का है तो चंद्रमा में वो 10 kg का ही रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बल गुणनफल होता है। तो बल देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, मैंने आपको अभी बताया था। फोर्स क्या होता है, F = होता है एम ए, ठीक है, या एम जी, ग्रेविटेशन की बात करें तो एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाते हैं, और जो आपका नॉर्मल फोर्स होता है उसमें जो कि पुल एंड पुश होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि लीनियर होता है, ठीक है। ऐसे रोटेशनल मोशन में भी अलग होते हैं, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। 1 किलोग्राम राशि का वज़न क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया, मास अगर 1 kg है तो फोर्स जो होता है वो वेट होता है। वेट क्या होता है, फोर्स होता है, mg होता है वेट। तो मास अगर 1 kg का है तो g की वैल्यू 10 है। यहाँ पर g की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है। क्या लेनी है, क्योंकि यहाँ पर g की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, 1.9.81 होती है। वैसे तो आगे भी चलता जाता है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो फिक्स, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में तो आंसर आएगा नहीं, 9.81 समथिंग होती है। तो 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9.8, और 9.8 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। m 1 है और g की वैल्यू 9.8 होती है,
तो 9.8 न्यूटन। वैसे इसको क्वेश्चन में दिखाना चाहिए था कि जी की वैल्यू 9.8 है या 10 है, ठीक है। अगर जी की वैल्यू 10 दे रखी हो ना, आपको ब्रैकेट में लिखा होगा क्वेश्चन में कि जी की वैल्यू पुट जी इज इक्वल्स टू 10 या टेक जी इज इक्वल्स टू 10, तो आपको 10 न्यूटन करना है। अगर जी इज इक्वल्स टू 9.8 लिखा है तो आपको 9.8 न्यूटन करना है, ठीक है। क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट 10 मान लेते हैं, वैसे होती एग्जैक्ट 9.81 समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन तो मुझे सी ही लग रहा है, 9.81, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक बीकर में पानी में बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, देखो पानी के तल में कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, जिसके कारण बर्फ़ जो ऊपर रहती है पानी से, जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो सारा का सारा पानी दोबारा वहीं पानी में मिक्स हो जाएगा। तो पानी के तल में कोई इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। जितना था उतना ही रहेगा, तो सेम रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट। 11th, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का 6 गुना होता है, या फिर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अगर पृथ्वी के कंपैरिजन में देखो तो 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज़ 1/6 टाइम ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, ठीक है। 12th है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। देखो लोलक जो होता है, पेंडुलम जो होता है, वाई पेंडुलम क्लॉक्स बिकम डल इन समर, तो क्योंकि उनकी लेंथ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। देखो पेंडुलम जो होता है उसमें मेटल की रॉड होती है और एक बॉब लटका हुआ रहता है, ये ऑक्सिलेट करता है। ये क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है। कभी यहाँ जाएगा, फिर दोबारा मेन पोजीशन पे आ जाएगा, फिर लेफ़्ट साइड में जाएगा, दोबारा मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये ऑक्सिलेशन करता है। अगर इसकी ये जो लेंथ बढ़ जाती है तो उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको एक ऑक्सिलेशन कंप्लीट करने में टाइम। गर्मियों में क्या होता है, एक्सटेंशन हो जाता है मेटल्स का, थोड़ा सा उनका लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण मेटल रॉड बढ़ने के कारण थोड़ा सा टाइम में इंक्रीमेंट हो जाता है। एक ऑक्सिलेशन कंप्लीट करने में अगर उसको 2 सेकंड लग रहे थे तो 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम वो लेगा, ठीक है। क्योंकि जो टाइम का फॉर्मूला होता है पेंडुलम के लिए वो 2π√L/g होता है। तो ध्यान रखना, L लेंथ है तो T जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है √L के, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज ड्यू टू विच द टाइम टेकन इन यूनिट ऑक्सिलेशन इंक्रीजेज। गर्मियों में जो होता है वो लेंथ बढ़ जाती है पेंडुलम की, इसके कारण टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि टाइम जो होता है वो लेंथ के रूट के प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग यानी कि साउंड की स्पीड आपको एयर में बतानी है, तो वो होती है आपकी 332 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है एयर में, ठीक है। एयर में स्पीड होती है, ध्यान रखना। 332 आपको याद रखना है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति, नेचर ऑफ साउंड वेव्स। देखो साउंड वेव्स हमेशा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाती है, वाइब्रेशंस के थ्रू ट्रैवल करती हैं, क्योंकि उनको मीडियम चाहिए होता है। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है वो मीडियम में ट्रैवल करती हैं, तो वो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। कौन सी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव चलती है, ठीक है। तो एयर के पार्टिकल्स जो होंगे वो वाइब्रेशन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन पे साउंड वेव चलती है ना, उसी डायरेक्शन पे एयर के मॉलिक्यूल्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। तो ये वाइब्रेशंस होती हैं इनकी। तो यहाँ वाइब्रेशंस बनते हैं, फिर यहाँ पर वाइब्रेशंस बनते हैं, फिर ऐसे वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड ट्रैवल करता है। तो जहाँ वाइब्रेशन नहीं बनते हैं वो रेयर फ्रैक्शंस कहलाते हैं, आर। ये आपके सी होते हैं, सी मतलब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन बना, फिर रेयर फ्रैक्शन बना, फिर कंप्रेशन बना, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, ऐसे साउंड ट्रैवल करता है। तो कंप्रेशन कहाँ बनते हैं? जब सारे के सारे पार्टिकल वाइब्रेट करके एक दूसरे के पास आते हैं, फिर वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन में जाएंगे, फिर दोबारा पास आएंगे। इस तरह से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन से साउंड ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कौन सी हैं ये? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, अनुप्रस्थ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आपको याद रखनी है, ओके। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे होगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मतलब अनुदैर्घ्य तरंगे। यहाँ अनुप्रस्थ लिखा है, अच्छा लॉन्गिट्यूडिनल को अनुप्रस्थ लिख दिया है गलती से, ध्यान रखना अनुदैर्घ्य कर देना। अनुप्रस्थ तो आपकी ट्रांसवर्सल होती हैं, ठीक है।
ट्रांसवर्स को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें, और अनुदैर्घ्य आपकी होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ओके ओके, ये जो अनुदैर्घ्य लिखा है ना, अनुदैर्घ्य हिंदी मीडियम में ध्यान रखना, अनुदैर्घ्य को लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं और अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्सल होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स को अनुप्रस्थ तरंगें जिनमें ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं, जिनमें पार्टिकल जो होता है, वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग को अगर अपन ऐसे मोशन करवाते हैं तो उसमें वेव ऐसे जाती है पर पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रैवल करता है, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल की जो प्रोपेगेशन होती है, जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो कि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, उनमें पार्टिकल उसी डायरेक्शन पे वाइब्रेट करता है जिस डायरेक्शन पे वेव जाती है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम में ध्यान रखना, ट्रांसवर्स आपकी अनुप्रस्थ होती है और लॉन्गिट्यूडिनल आपकी अनुदैर्घ्य होती है। तो ध्वनि तरंगें आपकी अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप, लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्घ्य है, ट्रांसवर्स आपका अनुप्रस्थ है। ओके, 15 है आपका सोनार अधिकांशतः प्रयोग में। सोनार देखो, सोनार क्या होता है आपका, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। सोनार क्या होता है, साउंड, एसओ फॉर साउंड, NA फॉर नेविगेशन। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको कहा जाता है सोनार, ठीक है। तो सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के लिए होता है और ये आपके नाविक जो कि नेविगेटर्स होते हैं, नौ संचालक होते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, डीप ओशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता करने के लिए, उसकी इमेज पता करने के लिए, उसका टाइप पता करने के लिए, मैपिंग करने के लिए, ओशन की मैपिंग करने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड बीम पर बेस है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड पर बेस होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसमें सोनार जैसे फॉर एग्जांपल डीप ओशन में कोई आपकी शिप है, ठीक है, इस शिप में नीचे सोनार लगा हुआ है, इसमें ट्रांसड्यूसर होता है जो सिग्नल छोड़ता है, कोई ऑब्जेक्ट से टकरा के सिग्नल वापस लौटेगा तो यहाँ सेंसर लगा रहता है जो कि सेंस कर लेता है और ऑब्जेक्ट की पूरी पोजीशन, उसका पूरा मैप आपको बता देगा। ये सोनार होता है, ये अपने 9 संचालक यूज़ करते हैं, नेविगेटर्स के द्वारा ये यूज़ किया जाता है सोनार, ठीक है। और ये प्रकाश जो होता है, प्रकाश के ये परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लाइट के नहीं, साउंड के परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस होता है, ठीक है। पूछ सकते हैं कि सोनार किस पर बेस होता है, साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आता है ना, इको जिसे कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट से साउंड टकरा के वापस लौटता है, उसे इको कहा जाता है। तो इको होता है यहाँ पर, तो इको जब आता है तो सेंसर उसे सेंस कर लेता है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस होता है। सोनार कौन से पर है, साउंड के यानी कि ध्वनि के परावर्तन पर ये आधारित होता है सोनार, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, आपको अभी मैंने बताया था लाइट ईयर तो भाई डिस्टेंस की यूनिट है। एक लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर का होता है। कितने का होता है, 9.46 10 की पावर 12 km, 10 की पावर 12 किलोमीटर का एक लाइट ईयर होता है। एक साल में प्रकाश कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करती है उसे लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये, पारसेक की तरह लाइट ईयर, ठीक है। एक लाइट ईयर में, एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। कितने होते हैं, एक पारसेक में 3.26 लाइट होते हैं। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, निम्नलिखित में से समय की इकाई नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। तो आपको बता दिया लाइट ईयर ही इसका आंसर होगा। लाइट ईयर से टाइम नहीं होता, यहाँ पर लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे पारसेक है, लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, सूरज से लेकर पृथ्वी तक की दूरी, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 1.5 × 10⁻11 मीटर होती है, 11 मीटर होती है, मीटर 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, और 10⁸ किलोमीटर में लिखोगे तो 10⁸ करना पड़ेगा। ये सूरज से पृथ्वी की दूरी है, जैसे एक खगोलीय इकाई यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कहते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं अपने 18वें क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल देखो साउंड की है, नॉटिकल माइल डिस्टेंस की है, सेल्सियस, आप ये नॉटिकल माइल आपको पता ही है ना भाई, नॉटिकल माइल किसकी है,
डिस्टेंस की होती है समुद्री, जैसे समुद्री मील कहते हैं, नॉटिकल माइल मतलब समुद्री मील, जो कि 1852 मीटर का होता है एक नॉटिकल माइल। हॉर्स पावर देखो यूनिट ऑफ पावर नहीं है, पावर की यूनिट वॉट होती है। जेम्स वॉट के नाम पर पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, ठीक है। पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, पावर क्या होती है? वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। एक अश्वशक्ति जो होती है, एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। 7 एक हॉर्स पावर जो होता है ना 1 HP, वो 746 वॉट का होता है। 746 वॉट का एक अश्वशक्ति होती है, तो वॉट इसकी ऐसा यूनिट है, नॉट हॉर्स पावर, ओके। सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट है, ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट है सेल्सियस। हॉर्स पावर को, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, हॉर्स ऐसा यूनिट नहीं पूछी गई है, ऐसा यूनिट नहीं पूछी गई है, हीट की पूछी गई है, तो हीट की तो जूल होती है। यहाँ ध्यान रखना हॉर्स पावर ऐसा यूनिट, ऐसा ही यूनिट्स यहाँ नहीं पूछी गई हैं आपसे, ऐसा यूनिट नहीं पूछी गई है। बस आपको यहाँ पर इतना बताना है कि यूनिट है कि नहीं। तो हॉर्स पावर पावर की यूनिट है, बिल्कुल है। हॉर्स पावर पावर की यूनिट है, भले ही वो ऐसा ही सिस्टम में नहीं है, ऐसा यूनिट तो वॉट ही मानी जाएगी पावर की, बट हॉर्स पावर भी एक पावर की यूनिट ही है, शक्ति की यूनिट है। बाकी यहाँ पर आंसर डी सही होगा, ठीक है, जो कि सही मैच नहीं हो रहा। सेल्सियस जो होती है वो हीट की यूनिट नहीं होती है, सेल्सियस जो होती है वो टेम्परेचर की यूनिट है, नॉट हीट। टेम्परेचर जो होता है आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो होता है वो सेल्सियस में होता है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, या केल्विन, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो केल्विन होती है वैसे तो, ठीक है। तो केल्विन होती है ऐसा यूनिट, और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट है, हीट की यूनिट नहीं है। हीट की तो जूल होती है, हीट की क्या होती है? जूल। वर्क और हीट आपस में बराबर ही तो होते हैं, तो हीट जो होती है वो जूल में होती है, वर्क की जो यूनिट होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? डी ऑप्शन, मतलब करेक्ट नहीं है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट मैच है, जो कि मैच नहीं हो रहा है? मिस मैच कौन हो गया यहाँ पर? सेल्सियस, जो कि यूनिट ऑफ हीट नहीं है, ये यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। सेल्सियस इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, नॉट हीट। हीट की यूनिट आपकी जूल होती है, हीट की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, ठीक है। हॉर्स पावर बिल्कुल पावर की यूनिट है, ऐसा यहाँ पर ऐसा यूनिट्स नहीं पूछी गई थी। यहाँ पर कोई भी यूनिट आपको दे देंगे, तो सेल्सियस जो होती है वो भी हीट की ही यूनिट है, और हीट की ऐसा यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में बात की जाए तो केल्विन होती है। तो हॉर्स पावर पावर की यूनिट है, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। डेसिबल साउंड की है, नॉटिकल माइल डिस्टेंस की है, और सेल्सियस आपकी किसकी है? टेम्परेचर की है, हीट की नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेन डी ग्राफ जनरेटर कार्य करता है, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर का जो काम होता है वो पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। ये पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। रॉबर्ट जो होते हैं अपने, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट वेन डी ग्राफ, रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ ने इसको 1929 में रॉबर्ट ने, किसने? रॉबर्ट वेन डी ग्राफ ने इसको इन्वेंट किया था, और ये पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह होता है, पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। किसी और लेक्चर में इसके बारे में मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, ठीक है। कोरोना डिस्चार्ज पर बेस है ये, कोरोना डिस्चार्ज पर ये बेस होता है, और मेटल पर किस तरह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस प्रिंसिपल पर ये बेस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लघुपतन। देखो लघुपतन कब होता है? जब एकदम से एक इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, एकदम से इलेक्ट्रिक करंट तेज हो जाता है, और वो अपना पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करना चाहता है, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस को करंट जीरो करना चाहेगा, तो करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज इंस्टेंटेनियसली, यानी कि एकदम से लगातार बढ़ती है। लघुपतन के समय करंट एकदम से इंस्टेंटेनियसली इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो करंट का मान क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, ठीक है, कम नहीं होगा, बढ़ता है शॉर्ट सर्किट में, क्योंकि उसको अपनी वोल्टेज को ज़ीरो करना है। तो वोल्टेज ज़ीरो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर लघुपतन कब होता है? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ना के बराबर होती है। जब रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है ना? रेजिस्टेंस आपका V अपॉन में I, ठीक है। तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना करंट क्या होगा? कम होगा। तो रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लघुपतन के समय, यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, और यही
जिसके कारण दोनों टर्मिनल्स पे वो अपनी पोटेंशियल डिफरेंस को ज़ीरो करना चाहता है, ठीक है। और हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस टाइम, हीट रिलीज होती है जैसे सर्किट जल जाता है, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रिक युक्ति के लिए देखो, द करंट वोल्टेज प्लॉट ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिवन अबोव। ये आपको ग्राफ दे रखा है भाई, ये ग्राफ किसके लिए आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये करंट का है और ये वोल्टेज का है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, इसे ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ जो होता है वो V और I के बीच में प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ आता है, मतलब स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा आती है। तो एकदम सीधी रेखा वाला ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो करने वाली डिवाइसेस का आता है, V और I का, या I वर्सेस V का। तो यहाँ पर ये डिवाइस जो है वो ओम्स लॉ को, यानी V इज इक्वल्स टू आई आर प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, गिरता क्यों नहीं। देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट गिरती क्यों नहीं है, क्योंकि गिरने के लिए गिरेगी कब, जब उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, या फिर अगर नेसेसरी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाया तो भी ऑब्जेक्ट गिर जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट को सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा Fg वो mv²/r के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन में पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। और उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो v = gm/√gm, v =√gm/r होती है। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये आपको याद है, वो द पाथ रेडियस भी कह सकते हैं, जिस पाथ में वो मोशन कर रहा है वो उस पाथ की रेडियस कैपिटल R होती है, ठीक है, नॉट रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि वो अर्थ की रेडियस में थोड़ी होगा, वो तो पाथ पे होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, तो वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए। कितना फोर्स मिलना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से ही मिल सकता है। तो पार्टिकल को जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा देता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा देता है, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण प्रदान करा देता है, जिसके कारण पार्टिकल पूरा सर्कुलर पाथ में मोशन करता रहता है सफिशिएंट वेलोसिटी के साथ साथ, जैसे v = √gm/r कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सॉरी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। धारा घनत्व एक कौन सी क्वांटिटी, धारा घनत्व होता क्या है, जे वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जे इज इक्वल्स टू I/A, I/A। यूनिट स्क्वायर एरिया में कितना करंट पास आउट होता है उसे धारा घनत्व कहते हैं, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो J इज इक्वल्स टू करंट अपॉन में एरिया, धारा घनत्व होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। 24 है थर्मोस्टेट को, थर्मोस्टेट आपको पता ही है, जिसे ताप स्थिरक कहते हैं या ताप नियंत्रक कहते हैं, हिंदी से पता चल ही रहा है, ताप नियंत्रक, जो कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए यूज़ होता है, थर्मोस्टेट। द डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड टू रिप्रोड्यूस द डायरेक्शन ऑफ द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड, देखो रिकॉर्ड करती है और रिप्रोड्यूस करती है, तो वो कौन सा होता है, ग्रामोफोन जो आप सुनते थे, ठीक है, गाने सुनने के लिए ओल्ड टाइम में, एंशिएंट टाइम में अपन यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, जिसमें एक डिस्क चलती रहती थी, उससे एक कनेक्ट होता था, ऐसे ब्रास का एक स्ट्रिप लगी रहती थी उससे, ब्रास की, और यहाँ से वो हॉर्न बजता है, आपको पता होगा, आपने देखा ही होगा टेलीविज़न में इस तरह से, ठीक है, इस तरह की डिवाइस होती है, ऊपर से हॉर्न लगा रहता है इस तरह से इतना बड़ा, ठीक है, और यहाँ से उसका एक कनेक्टर होता है, यहाँ डिस्क चलती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्क चलती रहेगी, एक क्रैंक की मदद से डिस्क घूमती है और यहाँ से आपको आवाज़ आती है, ये हॉर्न होता है इसका उतना बड़ा हुआ, ठीक है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि इस तरह का जो ये होता है ग्रामोफोन होता है, ठीक है। तो ग्रामोफोन सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ग्रामोफोन, ओके, ग्रामोफोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, तैरने के सिद्धांत की खोज करता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, दो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत बताया था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन बताया था। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अगर कोई भी फ्लूइड में गिर रहा है, कोई भी पानी में या तरल पदार्थ में गिर रहा है, तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। और नीचे की तरफ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसे अपन mg कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट पानी की सतह पर ही तैरता है, पानी की सतह पर
तैरता रहेगा। अगर mg की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो वो नीचे गिर जाएगा। तो ये, और अगर दोनों बराबर रहे तो वो सबमर्ज रहेगा। क्या रहेगा? सबमर्ज हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे आपको पता है ये तैरने का सिद्धांत था और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस है। ये कहता है जो बॉयंट फोर्स होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो बॉयंट फोर्स लगता है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं पानी में डालूंगा, तो पानी में ऑब्जेक्ट डालने पर जितना पानी बाहर निकल जाएगा उसका अगर मैं वेट लूँगा तो वो इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले बॉयंट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। 27 समदाब एंड सम आयतनिक ऊष्मागतिक प्रक्रमों में, देखो नाम से ही पता चल रहा है हिंदी में, तो समदाब और सम आयतन, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक, ये दोनों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल होता है, आइसोबैरिक होता है, आइसोकोरिक होता है, एडियाबैटिक होता है। ये 4 तरह के प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। आइसोबैरिक में प्रेशर सेम रहता है और आइसोकोरिक में वॉल्यूम सेम रहता है। तो यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइसोबैरिक में प्रेशर सेम रहता है और आइसोकोरिक में वॉल्यूम सेम रहता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर रहता है। ठीक है, एडियाबैटिक में आपका हीट और एंट्रोपी कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दाब और आयतन स्थिर रहते हैं यानी नियत रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 28, रुद्धोष्म प्रक्रम जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। रखना दोनों ही हीट और एंट्रोपी दोनों ही कांस्टेंट रहती हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होती है, जहाँ गामा आपका मेयर्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू सीपी अपॉन में सीबी के बराबर होती है। सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीबी इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, पीवी इज इक्वल्स टू पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन की बेस पे लिखे हैं अपन। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में आपके ध्यान रखना एंट्रोपी और हीट दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। आदर्श गैस में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा अनुपस्थित रहती है? उदाहरण में आइडियल गैस कौन सी होती है? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को जो फॉलो करती हैं। जो आदर्श गैस समीकरण पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती हैं, ये आदर्श गैस कहलाती हैं। तो आदर्श गैस में काइनेटिक एनर्जी ही रहती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में, आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में कोई भी एट्रैक्शनल फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ना, वो नहीं होता है। अट्रैक्शन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होता है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, जिसके कारण की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के कारण ही बनती है। किसके कारण बनती है? काइनेटिक एनर्जी के कारण बनती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, एब्सेंट होती है आइडियल गैस में, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन नेल पॉलिश रिमूवर। देखिए, नेल पॉलिश में जो अपन यूज़ करते हैं वो एसीटोन होता है, कीटोन होता है। इसका नाम है आइसोप्रोपिल एसीटोन। आइसोप्रोपिल एसीटोन, ये एक तरह का कीटोन ग्रुप होता है। एसीटोन, ओन आ रहा है ना लास्ट में, वन ऑन, ठीक है, वो कीटोन के लिए यूज होता है। आइसोप्रोपिल एसीटोन जो होता है वो आपका इसमें इंग्रेडिएंट की तरह यूज, एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवल का जो विलायक होता है ना, वो आपका आइसोप्रोपिल एसीटोन होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के। ये आपका लास्ट क्वेश्चन और सीरीज़ अपनी ख़त्म होती है, लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। तो इस लेक्चर को आप पूरा अच्छी तरह देखिए, दोबारा रिवाइज़ कीजिए, PDF फाइल में प्रोवाइड करवा दूंगा। और भी लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगा। ठीक है, और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।